अर्पणा नारोलिया का आपको नमस्कार। आज हम 12th अकाउंटेंसी साझेदारी यानी पार्टनरशिप चैप्टर का में रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में कहा जाता है साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन। बच्चों, इसके पहले आप साझेदारी सामान्य सिद्धांत का ज्ञान ले चुके हैं। साझेदारी सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत आपने विभिन्न प्रकार की स्थितियों को देखा, जैसे गारंटी ऑफ प्रॉफिट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट यानी डिस्ट्रीब्यूशंस, पास्ट एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की मेथड्स। इस तरह से कई न्यूमेरिकल्स और थ्योरी के पोर्शंस को आपने जाना। लेकिन अब हम जिस स्टेज में हैं उसे कहते हैं साझेदारी का पुनर्गठन। बच्चों, सामान्यतः आप सब जानते हैं किसी चीज को पहले बना लेना और उसमें किसी प्रकार का कोई सुधार करना या उसमें इंप्रूवमेंट करना, एक तरह से रिकंस्ट्रक्ट करना, रेनोवेट करना। इन वर्ड से आप बहुत अच्छे से जानकारी रखते होंगे। वैसे यहाँ इसका नाम है पुनर्गठन, यानी फॉर्म पहले से ही गठित है, उसकी कार्यप्रणाली पहले से चल रही है, यानी जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, जिस तरह से उसकी डीड बनाई गई है, फॉर्म में पार्टनर्स का आना जाना है। अब इसमें हम किसी तरह का कोई चेंजेस ला रहे हैं, यानी परिवर्तन, बदलाव। इसी बदलाव को हम साझेदारी का पुनर्गठन कहेंगे। तो बच्चों, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन तो आपके लिए होता है आशय, यानी जस्ट गिव द मीनिंग ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो या तो ये आपको 1 मार्क यानी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, जिसमें 1 वर्ड का आंसर होता है, या 2 मार्क में। इसके अलावा आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन बनता है साझेदारी फॉर्म के पुनर्गठन से आप क्या समझते हैं और इसके उत्पन्न होने वाले यानी परिस्थितियां क्या हैं, कंडीशंस क्या हैं, फॉर्म्स जिन्हें कहते हैं। मैंने यहाँ आपको वर्ड्स लिखे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे कि कंडीशंस, फॉर्म्स, ओकेजन्स या सर्कमस्टेंसेस, इन नामों से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो बच्चों, ये क्या कंडीशन है? तो आप यहाँ देख रहे हैं, एक चार्ट के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। आपको फर्स्ट दिया है चेंजेस इन द म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्टनरशिप फॉर्म में पहले से पार्टनर्स अवेलेबल हैं और जो काम कर रहे हैं, उनका डेफिनेटली एक डिसाइडिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। आप जानते हैं वो हो सकता है 1:1 हो सकता है 1:2 हो, डिपेंड करता है उस डीड में उसका किस तरह से उसको प्रिस्क्राइब किया गया है, निर्धारित किया गया है। अब ये चाहते हैं इसमें बदलाव। ये बदलाव या तो वो स्वयं चाहते होंगे, या एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आ जाती है कि पार्टनर कभी आ रहा है या जा रहा है, तो उस परिस्थिति में भी हमारे लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम हिंदी में लाभालाभ अनुपात के नाम से जानते हैं। तो ये जो आपको फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको थ्योरीज तो पढ़नी है, इसके साथ साथ इसके न्यूमेरिकल्स भी करने होंगे, जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। न्यूमेरिकल्स की यदि बात करें तो इसमें हमें बहुत डिफरेंट कंडीशंस को देखना होगा। इन कंडीशंस को हम जानेंगे कि किस प्रकार से या किस ढंग से उन साझेदारों के लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन होगा, यानी एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है, जो पहले से अवेलेबल है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा कि यदि कोई पार्टनर है ए बी, 2 पार्टनर हो हमारी फॉर्म में, 1:2 का रेशियो, अब वो चाह रहे हैं कि 2:1 हो। ये डिपेंड करता है कि उनकी कंडीशंस क्या हैं। तो इन पर बेस्ड हम आगे न्यूमेरिकल को देखेंगे। आपको नेक्स्ट दिख रहा होगा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, यानी जो ऑलरेडी हमारी फॉर्म चल रही है, पार्टनरशिप फॉर्म चलाई जा रही है, उसमें एक डीड में प्रिस्क्राइब्ड है रूल्स, उन रूल्स को हम अप्लाई कर रहे हैं और उसके बीच में हमें किसी नए एक पर्सन की जरूरत है, यानी वो पर्सन हमारी फॉर्म में आने पर क्या बन जाएगा? पार्टनर। तो उस एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के कंडीशन में आपको ये देखना होगा कि यदि फॉर्म में कोई अननोन पर्सन एंटर हो रहा है, देन व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑन योर फॉर्म, किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, कैसे चेंजेस आएंगे। तो बहुत स्वाभाविक है बेटा कि जब हम अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे तो वहां पर हमें ये देखना पड़ेगा पहले उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या था, अब नए के आने से क्या है। तो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में यहाँ बता रही हूँ कि ए और बी यहाँ पार्टनर है जिनका 2:1 रेशियो है, और यहाँ पर
हमने सी को एडमिशन दे दिया है। इस केस को आप नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी अकाउंटिंग प्रोसेस आप अप्लाई करेंगे। ए बी पार्टनर है जिनका 2:1 रेशो है और सी पार्टनर एडमिट हो रहा है। अब यहां बात आती है इंपॉर्टेंट कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो रिक्वायरमेंट्स क्या है कि 1/4 उनका शेयर है। इट मीन्स कि ये अपनी रिक्वायरमेंट्स कितनी रख रहा है अपनी फॉर्म में, 1/4। यदि हम इसको इस ढंग से रिप्रेजेंट करें बेटा, ये 4 पार्ट्स हैं तो इनको कितना है डिमांड यानी रिक्वायरमेंट सी को 1 शेयर। तो ये जो 3 शेयर्स आपको दिख रहे हैं इन पर डेफिनेटली किसके राइट्स होंगे, ए और बी के। ये कंडीशन सारी अभी आपको देखने मिलेंगी जिनको हम कह सकते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का कैलकुलेशन करना। अब हम देखते हैं इसका काफी डिटेल आएगा जब अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी देखेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है इसमें कि जब पार्टनर आ रहा है तो हमारे कुछ बैलेंस शीट के मेन कंटेंट्स हैं जैसे एसेट्स और लायबिलिटीज, उनमें सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ पड़ता है, क्या वो उस डेट को इंक्रीज हो रहे हैं। कैसे पता चलेगा ये कि यदि हम जनवरी 1 से बिजनेस स्टार्ट करते हैं यानी हमारा ईयर क्या है जैन टू दिसंबर, तो ऑब्वियसली ये 12 मंथ के पीरियड में हमारा एक अकाउंटिंग ईयर होता है और इस बीच हम अप्रैल 1 को इनको एडमिट कर रहे हैं। तो ऐसे केस में जो 3 मंथ्स के बाद की पोजीशन है एसेट्स और लायबिलिटीज की, उनको हमें यहाँ रिवैल्यूट करके शो करना पड़ता है। तो जिसको हम रिवैल्यूट करने की बात कर रहे हैं यानी पुनर्मूल्यांकित करना, जो ऑलरेडी मूल्यांकित है, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों हम, एसेट्स और लायबिलिटीज की। तो एसेट्स और लायबिलिटीज की जिसमें हम रिकॉर्डिंग करके ये चेक करेंगे कि वो इंक्रीज है, डिक्रीज है, अदरवाइज नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसे केस में हमको क्या करना पड़ेगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है, जब हम इस चैप्टर पर आएंगे तब आप इसको डिटेल में देख सकेंगे। नाउ वी विल मूव ऑन थर्ड केस। थर्ड स्टेज आपको क्या दिख रही है बेटा, रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर जो ऑलरेडी हमारी फॉर्म में है। सपोज एक एग्जांपल हम मान के चलते हैं, इस तरफ हम नोट कर रहे हैं ए बी सी। यदि 3 पार्टनर हैं और वो तीनों 1:1 के रेशो में फॉर्म में काम कर रहे थे, यानी क्या हुआ, यदि हम इनको फ्रैक्शन में बांटे तो क्या लिख सकते हैं हम इसे 1/3, 1/3 देन अगेन 1/3। ओके, तो ये जो 1/3 पोर्शन है इसमें से मान लेते हैं हम ये जो बी पार्टनर है ये रिटायर हो रहा है। ये बी पार्टनर हमारी फर्म से जा रहा है। अब इसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं, क्या वो एज पर डीड रिटायर हो रहा है, क्या उसकी एज हो गई है या कोई खास रीजन है। अब वो रीजन कुछ भी हो सकता है, उसको मेंटली प्रॉब्लम हो गई हो या डिजीज हो गया हो या वो किसी दूसरी फर्म में ज्वाइन करना चाहता हो। तो ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जिनसे हमें साझेदार का रिटायरमेंट यानी जिसे कहते हैं अवकाश ग्रहण या निवृत्ति करना कहते हैं। इसकी तरह ही रिटायरमेंट की भी कंडीशंस होती हैं, बस थोड़ा सा अपोजिट काम होता है। यहाँ पार्टनर आ रहा है और यहाँ पार्टनर जाने की बात कर रहे हैं। तो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात देखने मिल रही है आपको कि बी पार्टनर है, उसका शेयर था, वो ऑलरेडी फॉर्म में था, एग्जिस्ट था, लेकिन अब वो फॉर्म से बाहर जा रहा है। तो डेफिनेटली जो उसका शेयर है वो किसके पास जाएगा, इस ए के पास और इस सी के पास। अभी हम यहाँ क्या देख रहे थे कि सी एंटर हो रहा है, इसको शेयर देना है, तो वो ए बी दोनों देंगे या ए देगा या बी देगा, इक्वल रेशो में देंगे या अनइक्वल रेशो में देंगे। तो दीज आर द कंडीशंस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है एंड दैट वाज सैक्रिफाइसिंग यानी त्याग करना। आप अपने हिस्से में से कितना देते हो किसी को, तो उसे क्या कहेंगे हम, त्याग करना यानी सेक्रीफाइस करना। यहाँ ठीक अपोजिट वर्ड यूज होगा, गेन करना। जब ये पार्टनर जा रहा है तो उसके शेयर को ए ले रहा है और सी ले रहा है, तो कितना ले रहा है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसे हम क्या कहेंगे, गेन करना यानी लाभ प्राप्ति करना। तो हिंदी में टर्म क्या क्या हो गया बेटा, त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात। लेकिन इंग्लिश में हम इन्हें किस नाम से जान रहे हैं, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग।
तो ये जो दोनों वर्ड्स हैं, इन दोनों वर्ड्स पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डिफरेंशिएट बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो आपका बेसिक डिफरेंस जो है, जो आपको मीनिंग समझ में आ रहा है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, और सेकेंड केस में आप क्या लिख देंगे कि गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड ऑलवेज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एक्जिस्टिंग पार्टनर। ये बेसिक डिफरेंस है। आगे हम इस पर और डिस्कस करेंगे जब इनको चैप्टर को हम डिटेल में देखेंगे। आगे देख रहे हैं हम डेथ ऑफ अ पार्टनर। जो हमारा पार्टनर फॉर्म में पहले था, काम कर रहा था ठीक इस तरह से, लेकिन इसकी सडनली डेथ हो जाती है, मृत्यु। तो इस डिजीज्ड पार्टनर के क्या कैलकुलेशंस होंगे, कैसे काउंटिंग हम प्रोसीड करेंगे, उन सब का डिटेल इसमें पढ़ना है। बच्चों एक बात ध्यान रखनी होगी आपको, इसकी जो अकाउंटिंग है, जो जो चीजें हमें कैलकुलेट करनी होती है, सपोज बी जा रहा है तो बी को हम देंगे, और यहां पर मान लेते हैं हम ए बी सी 3 पार्टनर थे, इनकी डेथ हो गई, तो ये जो ए बी पार्टनर हैं ये हमारी फॉर्म में रिमेनिंग पार्टनर कहलाएंगे, और ये कौन सा पार्टनर कहलाएगा, डिजीज्ड पार्टनर। इस डिजीज पार्टनर के जो लीगल हेयर होते हैं यानी उत्तराधिकारी, उनके भाई बहन कोई भी हो सकता है, दोस्त, जो हमारी डीड में जिसका उल्लेख होता है कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनको उनकी राशि का भुगतान किया जाए। ये जो मैं आपको सेंटेंस बोल रही हूं, इस पर बेस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है कि मृतक साझी को देय राशि की गणना किस प्रकार से करेंगे और कैसे उसका भुगतान करेंगे। ये 2 क्वेश्चन शामिल हो गए इसमें। क्या बताया मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कि हाउ विल यू कैलकुलेट द अमाउंट पे टू डिजीज पार्टनर लीगल हेयर, या तो हम कहते हैं उसके उत्तराधिकारी को दी जाने वाली राशि, आप कौन कौन सी देंगे, तो उसमें आपका कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट है, किसी भी तरह की जो उसकी क्रेडिटिंग आइटम है उन सब का कैलकुलेशन हमको करना होगा। अब उनका कैसे पेमेंट करेंगे, वो और इंपॉर्टेंट बात है कि जो राशि फॉर्म को देनी है तो या तो वो कैश में देगा, या चेक के थ्रू देगा, या बिल के थ्रू देगा। तो ये आगे हम देखेंगे उनको जर्नल में किस ढंग से उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो ये डेथ ऑफ अ पार्टनर आपका 4th केस होता है रिकंस्टिट्यूशन के लिए। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट, अमलगमेशन ऑफ 2 फर्म्स। 2 फर्मों का एकीकृत हो जाना, मिल जाना, ऐसी 2 फर्में जिनका स्वभाव यानी कार्यप्रणाली का स्वभाव, उत्पाद का स्वभाव क्या है, समान है, अब वो एक होना चाहती हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी हमारी फॉर्म का क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। बट इसके जो न्यूमेरिकल्स की हम बात करें तो ये आपके अभी 12th सिलेबस में नहीं है, आपको इसका नॉलेज लेना है अमलगमेशन किस ढंग से किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे इनके डिटेल्स, यानी चेंजेस इन द म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। जैसा भी आपने लास्ट पढ़ा कि कितनी कंडीशंस होती हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन की, अब उसमें हम फर्स्ट को हेडिंग बना रहे हैं। अब इसके अंदर हम फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपको यहाँ दिख रहा होगा 2 पार्टनर हैं ए और बी। ए और बी यानी इनका रेशियो क्या है आपके पास, 2:1। 2:1 रेशियो है, और 1/4 जो सी न्यू पार्टनर आ रहा है उसका शेयर 1/4 है, यानी वो रिक्वायरमेंट कितनी कर रहा है अपनी, 1/4 के। तो ऐसी कंडीशन को अब हम किस ढंग से एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखिए आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई हो और ये कहा गया हो कि कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। तो बच्चों इसका मतलब है आपको किसी तरह का कोई जो सेक्रीफाइस करने की कंडीशन है वो आपको डायरेक्टली मेंशन नहीं की गई है। तो हमेशा आप एक बात याद रखिएगा कि हमें ऐसी स्थिति में फर्म का कुल प्रॉफिट यानी टोटल प्रॉफिट 1 यूनिट मानकर चलना होगा। तो ये केस जो है वो क्या कहलाता है, देयर इज नो चेंज, वहां कोई परिवर्तन ना हो और हम नया लाभालाभ अनुपात निकाल लें। तो यहां आपको दिख रहा है A:B 2:1 के रेशो में है। तो ऐसी स्थिति में हम 2:1 में से सबसे पहले वही का वही कंटिन्यू करना है हमको,
और 1/4 जो है वो सी का है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, सी को पे कर देंगे। किसमें से, जो हम 1 यूनिट मान रहे हैं। 1 यूनिट मान रहे हैं इसका मतलब है कि हम 1 में से उसको डिडक्ट कर देंगे। तो सेक्रीफाइस कितना किया हमने, टोटल में से किया। किसको दिया सबसे पहले शेयर, सी को दिया। ऐसे केस में देखिए यहां मानकर चलते हैं लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1 यूनिट। ये हमने एज्यूम कर लिया है। अब यहां प्रॉफिट हमारी 1 यूनिट है। इट मीन्स फर्स्टली वी विल डिडक्ट फ्रॉम द 1 यूनिट, और किसको पे कर रहे हैं, जो हमारा न्यू पार्टनर यहां एडमिट हुआ है। इट मीन्स रिमेनिंग शेयर ऑफ द फर्म, हियर यू विल राइट रिमेनिंग शेयर ऑफ द फर्म इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4। अब देखिए बच्चों, आप जानते हैं यदि टोटल प्रॉफिट 1 यूनिट है और उसमें से हम डिडक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ डिनोमिनेटर भी हमारा क्या होगा, 1 होगा। तो 1/1 माइनस 1/4, यहाँ पे एलसीएम के थ्रू क्या निकाल सकते हैं, 4 माइनस 1, इट मीन्स रिमेनिंग शेयर नाउ यू हैव 3/4। आपके पास कितना बच रहा है, 3/4 शेयर। अब देखिए इस 3/4 शेयर पर किस किस के राइट्स होंगे, ए और बी पार्टनर के। तो अब हम कैसे निकालेंगे, तो ए और बी के शेयर हम इसमें से डिवाइड यानी करके एज न्यू शेयर, आप यहां पर लिखोगे पहले एज न्यू शेयर इक्वल्स टू 3/4 इंटू 2/3। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि 2/3 कहां से आया बच्चों, ये 2:1 जो शेयर गिवन है, इट मीन्स 3 फ्रैक्शंस है, उसमें से 2 किसके, ए के, एंड 1 किसका है, बी का है। तो अब आपका ए न्यू शेयर कितना दिख रहा है, 6/12। ओके, नाउ अब हम किसका कैलकुलेट करेंगे, बी का। तो बीज न्यू शेयर सिमिलर, बीज न्यू शेयर इक्वल्स टू 3/4, again you will write here 3/4 into 1/3, 3/12 बी का न्यू शेयर आ गया। अब देख सकते हैं आप ए का न्यू शेयर 6/12, देन बी का 3/12, एंड ऑलरेडी यू हैव सी शेयर हाउ मच, 1/4। तो अब हम निकालेंगे टोटल शेयर ऑफ ए, बी एंड सी। तो ए, बी एंड सी को हम किस ढंग से लिख सकते हैं, आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी बेटा कि डिनोमिनेटर हमेशा आपके सेम होना चाहिए। यदि कहीं कुछ गड़बड़ है तो फर्स्टली यू कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर, जो भी होगा उसको पहले परिवर्तित करिए, यानी बदल दीजिए, चेंज कीजिए। मल्टीप्लाई करके करेंगे उतना ही न्यूमरेटर में उतना ही डिनोमिनेटर में। तो इस तरह से हम इसको यदि 12 में कन्वर्ट करें तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/3, यानी 3/12 आपका सी का शेयर है। सो नाउ इन कंक्लूड फॉर्म आप समरी में सारांश में क्या लिख सकते हो बेटा, ए, बी और सी। इन शॉर्ट सबसे पहले आप यहां लिखेंगे 6/12, देन कॉमा, बिकॉज अभी हम उनके शेयर्स दे रहे हैं, फिर उसको रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे। 6/12, देन 3/12, अगेन 3/12। ओके, ये आपके शेयर्स होंगे। उसमें जब आप इसको रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो 6/3 इस तरह से आएगा। और इन शॉर्ट करेंगे तो देखिए अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है, 2:1:1। अभी मैंने कंडीशन क्या बताई थी आपको कि रिमेन रहना चाहिए, हिंदी में बोलते हैं इसको यथावत, किसी तरह का कोई परिवर्तन इसमें ना हो। तो ऐसे केस में आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पर ए, बी का 2:1 है और वही 2:1 क्वेश्चन में दिया था। तो ये आपने चेक किया कि देयर इज नो चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, और 1 इसमें शामिल हो गया है, और 1 का जो सी का शेयर है वो 1/4 भी दिख रहा है। तो ये आपका फर्स्ट केस होता है।